तो हेलो स्टूडेंट, तो हम फिर से आ गए आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। थोड़ा सा हंसी आ रही है। आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे। देखिए, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है इसलिए हंस रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो देखिए इसमें क्या है। पहला, बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। वहाँ भी देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ते थे एसिड का, कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। यहाँ भी वही चीज़ चल रहा है, लेकिन विथ सम मेटल्स। ऐसा नहीं है कि हर मेटल से रिएक्शन करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में देखिए बहुत एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री एक्सेप्शन का समझिए कि दूसरा नाम है, बहुत एक्सेप्शन मिलेगा। तो विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगा, तो देखिए 2NaOH रिएक्शन भी बैलेंस कर लिए। एक्वस है, ये सॉलिड है, तो यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो सोडियम जिंकेट बनता है। अब यहाँ क्रिस क्रॉस मेथड से बनाओगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा समझने में। सोडियम जिंकेट अब प्लस हाइड्रोजन गैस ऐसे बाहर निकल जाती है। एरो ऊपर दिखा दिए क्योंकि गैस हमेशा ऊपर उड़ती है। ये कैसे बना होगा तो थोड़ा सोचिए। यहाँ पर एक फार्मूला है जिंकेट आयन का, इसको याद रखिएगा। जैसे कार्बोनेट का आप याद किए हो CO3 पर 2- वैसे ही जिंकेट का होता है ZnO2 पर 2-। इसको बोलते हैं जिंकेट आयन, इसको बोलते हैं जिंकेट आयन। तो बस स्टूडेंट यही आपको ध्यान देना है कि ये जिंकेट आयन है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए ध्यान से, कि यहाँ पर स्टूडेंट ये इस तरह से टूटता है कि जैसे देखिए ये आपका क्या है 2NO- है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जिंकेट आयन बनता है और यहाँ पर Na पर प्लस होता है। आप जानते हैं कि Na पर क्या होता है प्लस, Na पर प्लस। यहाँ पर O और Zn मिल करके बनाता है जिंकेट आयन। देखिए Zn और O मिलकर जिंकेट आयन बनाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये और ये मिलकर जिंकेट आयन। तो Na+ में टूट जाता है और यहाँ पर जो H है H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ZnO मिलकर के बनता है जिंकेट आयन। तो देखिए ये 2- तो ऊपर यहाँ पर 2 हो गया। Na+ का मतलब क्या, बस 1 लेंगे क्योंकि चार्ज को छोड़ देते हैं। तो ZnO पर 2 पर यहाँ पर 2- को बस 2 लिखेंगे। जब यहाँ बनाएंगे स्टूडेंट तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा। देख लीजिए, तो यही बना सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बना। ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से बना है। तो मिला जुलाकर इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें यही एक एग्जाम्पल मिलता है, और भी एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा कि जब बेस रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो वो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, कि बेसेस रिएक्ट विथ एसिड। ये तो रिएक्शन में पढ़ चुके हैं पहले से। बेसेस रिएक्ट विथ एसिड, बेसेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। बेसेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। हाँ, यही अगर मान लीजिए एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी बोलता है तो क्या बोलते हैं, एसिड रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए काम कर जाएगा। अगर केमिकल प्रॉपर्टी जब बेस बोलेगा तो भी इसमें यूज कर लोगे, और पूछेगा केमिकल प्रॉपर्टी जब एसिड दीजिए तो इसमें भी यूज कर लोगे। तो बेसेस रिएक्ट विथ एसिड्स, तो कोई बेस बोलिए जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मान लीजिए एसिड है HCl, तो NaOH जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है कि Na पर प्लस OH पर माइनस, H पर प्लस Cl पर माइनस, तो NaCl बन जाएगा, जिसको हम साल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और H और OH मिलकर क्या बन जाता है H2O, तो साल्ट एंड वाटर। हम बताए थे इसका कि इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और एग्जाम्पल दिए थे कि जब आप अधिक खा पी लेते हैं तो उस समय एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस समय हम लोग जो एंटासिड टैबलेट होता है नेचर में बेसिक, उसी का यूज करते हैं। और भी आप रिएक्शन इसमें दे सकते हैं, जिससे मान लीजिए KOH हो गया और प्लस आपका H2SO4 हो गया, तो इसका भी आप रिएक्शन दे सकते हैं। तो क्या बनेगा, तो K2SO4 बनेगा, क्योंकि आपको बताए थे कैसे बनेगा, K2SO4 बनेगा और H और OH क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इस तरह से रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन कैसे भाई, क्योंकि आप जानते हैं ना K पर वैलेंसी कितनी होती है, वो K प्लस और SO4 पर 2- होता है। तो जानते हैं कि बस नंबर लेंगे, 2- को हटाकर केवल 2 लेंगे, इस तरह से लेंगे, और क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, और H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2K है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। रिएक्शन खुद आप बैलेंस करना, हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब है, रिएक्शन खुद आप बैलेंस कर लेना। कैसे करेंगे, यहाँ पर देख भी सकते हो, तो रिएक्शन इजीली बैलेंस हो भी जाएगी। आप कर लेना, यहाँ पर 2 किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पर 2S रहेगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो खुद आप करना, वो कर सकते हैं।
तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए इसकी प्रॉपर्टी हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। तो याद कर लेना। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए बेस का जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। थर्ड प्रॉपर्टी, बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड to form salt and water। इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो बेसेस, कोई बेस ले लीजिए, समझ लेते हैं NaOH, रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब स्टूडेंट आप क्या समझ रहे हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में क्या होते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में आपके एसिडिक होते हैं। बताया गया था नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो एक तरह से तो वही बन गया कि बेस एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। इनडायरेक्ट तरीके से बस ये बोल रहा है कि बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये हम बताए थे कैसे होते हैं एसिडिक। हम एग्जांपल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, ये किसका ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन का ऑक्साइड है। तो कार्बन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल। तो आप जानते हैं कार्बन नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अब ये एसिडिक कैसे होगा, तो इसको वाटर में डाल दीजिए। जैसे ही वाटर में डालेंगे तो बताए थे कि H2O हमेशा क्या देता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो देखिए एसिड बना कि नहीं, मतलब कि ये एसिड दे रहा है, इसलिए ये नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो हम यहाँ पर रिएक्शन आते हैं CO2 का, मान लीजिए NaOH और CO2। तो यहाँ पर रिएक्शन कराने पर स्टूडेंट क्या बनेगा, तो रिएक्शन कराओगे तो Na2CO3 बनेगा और H2O बनेगा स्टूडेंट। यहाँ पर कराएंगे रिएक्शन तो Na2CO3 बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। ये रिएक्शन को आप बैलेंस करा सकते हैं, बैलेंस खुद आप करा लेना कि क्या होगा। Na2CO3 बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका, H2O बन जाएगा। रिएक्शन को अगर बैलेंस कराओगे तो कैसे, यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए 2 सोडियम यहाँ भी हो गया, 2 सोडियम यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ध्यान देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से स्टूडेंट, तो 2 ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। सही है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, रिएक्शन तो बैलेंस है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 1 2 2 ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पे 3 और 1 4, तो रिएक्शन बैलेंस है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना। क्या बना, सोडियम कार्बोनेट स्टूडेंट बना। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसे सोचोगे तो कैसे हुआ। तो जैसे मान लीजिए Na+ है, OH- है, तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2NaOH है। 2NaOH का मतलब क्या कि 2OH है। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर 2OH है, 2OH है ना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2OH। तो OH को हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके। तो H और OH मिलकर क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O बन गया। और एक Na यहाँ पर है और Na के साथ क्या है, 2 है। तो Na2 और CO2 में O जोड़ोगे तो CO3 हो जाएगा, क्योंकि एक O यहाँ पर जाएगा ना, तो CO2 और एक O तो CO3 बन जाएगा और 2 Na यहाँ पर है। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोडक्ट बना है। कैसे सोचोगे स्टूडेंट, 2Na है तो 2Na को हम लोग मान लीजिए 2Na यहाँ पर सेपरेट कर लीजिए और 2OH भी है यहाँ पर, समझ लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2OH को आप चाहो तो केवल OH और OH भी लिख सकते हो समझने के लिए। तो यहाँ पर H और OH मिलकर क्या दे गया, H2O दिया। तो एक O बचा, 2Na बचा, O बचा और ये बचा। तो O और CO2 और O तो CO3 बन गया और 2Na जब इधर जाएगा तो ये 2 नीचे लग जाएगा, Na2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से रिएक्शन बनता है स्टूडेंट, दिखा सकते हैं। अदरवाइज इसको आप याद रखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम कार्बोनेट है। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। तो साल्ट है, साल्ट एंड वाटर बनेगा ही, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। और कोई रिएक्शन लिखिए, याद रखिए हमेशा CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोनेट ही बनेगा। हम बोले यहाँ पर CaOH ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी आप नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराइए। देखिए क्या था हेडिंग, बेस को रिएक्शन कराना है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताइए, नॉन मेटल का ही तो ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होगा,
तो रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी CO2 के साथ बेस का रिएक्शन आएगा तो कार्बोनेट देगा। तो किसका कार्बोनेट? कैल्शियम का कार्बोनेट। तो कैल्शियम का कार्बोनेट मतलब क्या लिखोगे? CaCO3 लिखोगे। कैल्शियम के कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? CaCO3 होगा। अब प्लस क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। करने का मतलब कि अगर यहाँ पर मैग्नीशियम रहता तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाता। तो बहुत आसान है बनाना। कैसे बनेगा तो वह बना सकते हो, अभी बताया था ट्रिक, इसका ट्रिक बताए थे कैसे। देखिए Ca है तो Ca लिखिए यहाँ पर, OH को 2 बार तोड़ लीजिए, OH तो H और OH मिलकर क्या बन गया? H2O बन गया, बाहर निकल गया। अब देखिए ये Ca है और O यहाँ पर चला जाएगा तो CO2 और O मिलकर के क्या हो जाएगा? CO3 हो जाएगा। और ये Ca इसको दे दीजिए, बन गया, इजीली एकदम बन गया। कितना आसान है बनाना, कितना आसान है। देखिए Ca यहाँ एक ही था, एक ही दे। OH ट्वाइस का मतलब क्या? OH 2 बार तो H और OH मिलकर क्या बन गया? H2O बन गया। और देखिए ये O तो CO2 को O दे दिए तो क्या बन गया? एक O और चला गया तो CO3 बन गया। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? Ca, तो CaCO3 बन गया। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, साल्ट एंड वाटर बन गया। देखिए ट्रिक समझिए कैसे बता रहे हैं बनाना। अब इसको रटोगे, कंसेप्ट बन गया तो इजीली कर सकते हैं। चलिए एक और बनाइए, एक और लेते हैं आनंद हम लोग धीरे धीरे बहुत अच्छे से। आपको ज़्यादा रटना ही नहीं पड़ेगा, एकदम इजीली बता देंगे ट्रिक कैसे रिएक्शन बनता है। और देखिए एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए मन मचल गया और MgOH ट्वाइस यहाँ पर किसी ने दे दिया और यहाँ पर CO2 है, कैसे रिएक्शन कराओगे? तो क्या ट्रिक बताए थे? ट्रिक यह है कि देखिए यहाँ पर Mg है तो Mg लिखिए, OH को 2 बार लिख देंगे तो H और OH मिलकर क्या बन गया? H2O। तो बाहर क्या निकाल दिए? H2O निकाल दिए। अब देखिए ये O यहाँ पर चला गया तो क्या बन गया? CO3 बन गया। तो यहाँ पर हो गया आपका CO3 और इसके साथ क्या है? Mg है तो MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कितना आसान है बनाना, एकदम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, नाम दे दीजिएगा। तो एकदम इजीली स्टूडेंट खेल सकते हो, जैसे भी खेलो एकदम खेल लोगे इसमें। इसको आप बनाइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। बहुत अच्छे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं। बहुत में अच्छी बात है कि आप लोग सही से जवाब दे रहे हैं। प्रशांत दुबे हैं, गर्ल्स में सैजल हैं, लगातार इनका कमेंट आ रहा है। अनन्या है, ये बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं। और शिवम आनंद है, अखिलेश है। तो ऐसे बच्चे हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, एकदम सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए एकदम सीरियस आ जाइए आप भी, बहुत आनंद आएगा। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप रिएक्शन कराइएगा, बताइएगा क्या बनेगा। बेस का रिएक्शन करना है, नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है। ट्रिक बताया से कैसे करना, एकदम इसी के बेसिस पर हम ब्रेक करके बनाना क्या बनेगा, एकदम बना सकते हो, एकदम इजीली कर सकते हैं। तो अभी आपको हम पढ़ा दिए 3 केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा स्टूडेंट। बस यही 3 ही आप में पढ़ना है। तो बेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बता दिए बेस क्या होता है। हाँ, बेस टेस्ट में बीटर होते हैं, ये भी बता सकते हैं। अब थोड़ा सा ये आप छोटे क्लास से पढ़े हैं कि एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और जो बेस होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो ये जो लिटमस पेपर है ये इंडिकेटर की तरह काम करता है। तभी एक हेडिंग छोटी सी इंडिकेटर बच गई है, तो उसको हम बताएंगे इंडिकेटर क्या होते हैं, जो कि बेस और एसिड की आइडेंटिफिकेशन को बताते हैं, वो इंडिकेटर होते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो मिला जुला के स्टूडेंट इसके बाद इंडिकेटर के बारे में कुछ आपको हम बता देंगे। इंडिकेटर में जैसे पीएच भी इंडिकेटर की तरह ही काम करता है। पीएच से हमें पता लग जाता है कि कोई एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो पीएच हो गया, लिटमस पेपर हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनाफ्थलीन हो गया, कुछ ऐसे नेमिंग है जो कि इंडिकेटर हैं, जो कि एसिड बेस की पहचान कराते हैं। तो वो सब तो हाल फिलहाल हम लोग देख लेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं। तो स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी या बेस समाप्त हो गया। तो देखिए ये बहुत कम ही पार्ट में समाप्त हो गया, थोड़ा सा एसिड का हम डिटेल ले गए थे, तो ये बहुत करना आसान है, आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको एक पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन दिए थे कि जितने भी एसिड होते हैं उनमें अगर कोई भी कंपाउंड्स में अगर हाइड्रोजन है तो क्या वो एसिड होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जितने भी एसिड होंगे सब में सब हाइड्रोजन होगा, ये एकदम निश्चित है कि जो एसिड होगा उसमें तो हाइड्रोजन होगा। लेकिन जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है तो वो एसिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ग्लूकोज है, आप बोलोगे HCl, तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो क्योंकि ये एसिड है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे एसिड है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड।
तो ये सब देखिए है, लेकिन अगर हम बोले कि इसमें H है तो एसिड हो गया, तब तो C6H12O6 इसमें भी H है तो क्या एसिड होगा? नहीं, इसके नेमिंग में एसिड कहाँ है? ये तो ग्लूकोज का फार्मूला है, तो कहाँ इसमें एसिड हुआ? तो देखिए ध्यान से, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं। हाँ, अब बोलोगे कि जिसमें OH होगा वो बेस होगा, ये भी नहीं, ये भी गलत है। देखिए ध्यान से, तो BOH का थ्राइस है। यहाँ आप बोलोगे कि देखिए इसमें OH है, तो जिसमें OH रहेगा, हाँ अगर बेस है तो उसमें तो OH रहेगा ही, लेकिन आल कंपाउंड जिसमें OH रहेगा वो क्या बेस होगा? नहीं। और रियलिटी में इसको याद रखिएगा, देखिए बोरिक एसिड है, इसका नाम होता है बोरिक एसिड। अब बोलोगे कि इसमें OH है तो इसको बेस होना चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसको सही से ब्रेक करोगे तो इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं H3BO3, इसी को करके ये लिखा गया है। ये होता है बोरिक एसिड का फार्मूला, बोरिक एसिड। इसको कैसे ये लिखा गया है? देखिए B1 है तो B1 लिखो, O3 है, H भी 3 है, तो OH को ऐसे लिख के ब्रैकेट में लगा दो। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3H, यहाँ पर 3H है कि नहीं, अब 3 से मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन 3 आ गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आखिर ऐसे करके दे देगा तो लोग समझेंगे क्या ये बेस है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जिसमें OH होगा वो बेस होगा। तो ये मत रखना कि अगर OH रहेगा तो बेस ही होगा, ये बोरिक एसिड है। कहने का मतलब कि अगर इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे, अब इसी देखिए स्टूडेंट, मीनिंग क्या है? अगर वाटर में इसको डिजॉल्व करोगे तो HCl वाटर में डिजॉल्व होकर ये क्या देगा? H+OH- देगा, इसलिए इसको हम लोग एसिड बोलते हैं। जो H+ देगा तब, अगर ग्लूकोज को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये H+OH- नहीं देगा, क्योंकि ध्यान से पढ़ेंगे बाद में तभी समझोगे कि यहाँ पर ये जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है। तो मिला जुला कर हम ये बोलना चाहते हैं कि ये वाटर में आयंस देता ही नहीं है। ये ग्लूकोज को वाटर में डालोगे तो घुल जाएगा, ये फिजिकली कंबाइन होता है, ये केमिकली कंबाइन हो रहा है। ये फिजिकली, क्योंकि ग्लूकोज के पाउडर को वाटर में डालोगे तो घुल जाएगा, तो वो तो केमिकली कंबाइन नहीं हुआ, फिजिकली घुल गया उसमें, वो तो एक सॉल्यूशन बना दिया। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ का बिहेवियर अलग हो जाएगा। तो ये ब्रेक डाउन होकर H+और देगा, और जब H+और देगा तो जब ये आयंस जब मूव करेंगे तो ये क्या कंडक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास कंडक्ट करेंगे। तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट। क्योंकि ये जब आयंस देगा तो ये जब चार्ज मोशन में आ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर जब मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? कंडक्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। लेकिन जब ये आयन देगा ही नहीं, H+Cl देगा ही नहीं, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा? इसीलिए ग्लूकोज का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, लेकिन एसिड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। ये इसका मतलब है कि एसिड के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करा सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं इजीली कैसे हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें H रहेगा वो एसिड ही होगा। याद रखिएगा, वो कंपाउंड जिसमें H है अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया तो समझ लीजिए वो एसिड तब होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करा रहा है इसका मतलब वो सॉल्यूशन में टूट ही नहीं पा रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन में ब्रेक होकर H+ दे दिया। तो आप प्रूव कर सकते हैं ग्लूकोज एसिड क्यों नहीं है। कोई पूछे कि ग्लूकोज एसिड क्यों नहीं है तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि ग्लूकोज को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर में डिजॉल्व करके H+ आयन देता ही नहीं है, और जब H+ आयन देगा ही नहीं तो H+ आर्हेनियस ने क्या बोला था कि वो कंपाउंड्स जो वाटर में डिजॉल्व होकर H+ देते हैं वही एसिड कहलाएंगे। तो ये देगा ही नहीं H+ आयन, ये ब्रेक डाउन ही नहीं, घुल जाएगा ना, ग्लूकोज पाउडर वाटर में घुल जाएगा तो फिजिकली कंबाइन होगा, और ये केमिकली कंबाइन होता है यहाँ पर। तो कहने का ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन बनेगा, ग्लूकोज के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा सकते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो एसिड नहीं है। ग्लूकोज एसिड नहीं है क्योंकि ये H+ नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता इसका मतलब कि H+ देता। तो ये स्टूडेंट है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से हम बोले कि यहाँ पर एसिड का सॉल्यूशन है और यहाँ पर हम बोले कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम बोले कि कोई दो, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आयरन की नेल्स है और यहाँ से हम लोग आयरन की नेल्स से यहाँ पर मान लीजिए कि बैटरी लगाए हैं और 6 वोल्ट की मान लीजिए कि बैटरी है, और यहाँ पर स्टूडेंट एक कोई बल्ब है, ऐसे मान लीजिए कनेक्ट है। यहाँ पर भी ऐसे समझिए कि ये आयरन की नेल्स है, आयरन की नेल्स कील है, आयरन की कील है, लोहा का बना होता है तो कंडक्टर होगा, जानते हैं। यहाँ पर भी बैटरी लगा लीजिए, ये एक बल्ब है, इस तरह से करेंगे।
तो जैसे ये सॉल्यूशन के ये आएगा, अब बैट यहाँ पर जैसे मान लीजिए की है कि आपकी क्या होगी, ऑन होगी। जैसे ही ऑन करोगे तो प्लस से माइनस से करंट यहाँ से मान लीजिए फ्लो होगा, सर्किट में करंट जब जाएगा तो क्या देखा जाएगा कि मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, और ये जो है आपका C6H12O6 है, यह ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। तो जब देखा क्या गया कि H2SO4 के सॉल्यूशन में रखने पर यह बल्ब जल गया। H2SO4 के सॉल्यूशन में जब इस सिस्टम को रखा गया तो बल्ब जल गया, क्योंकि H2SO4 में आपको क्या मिलेगा, आप जानते हो 2H प्लस मिलेगा और SO4 क्या मिलेगा, 2 माइनस मिलेगा। तो ये चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे, चार्ज मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और बल्ब जल जाएगा। लेकिन इसमें चार्ज मिलेगा ही नहीं, जब चार्ज मिलेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी तो बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ बल्ब ग्लो कर जाता है, यहाँ बल्ब क्या करता है, ग्लो। यहाँ बल्ब डज नॉट ग्लो, ये ग्लो करता ही नहीं है। जब ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया ही नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया इसका मतलब ये H प्लस कहाँ से दिया ही नहीं, तो ये एसिड नहीं होगा। क्योंकि एसिड होता तो बल्ब ग्लो कर जाता, इसलिए ये ग्लो कर गया क्योंकि ये एसिड है। तो एसिड के सॉल्यूशन में अगर आप सर्किट लगाते हैं, एक बल्ब को जोड़ देते हैं तो बल्ब ग्लो कर जाता है, और इसमें नहीं किया मतलब ये एसिड नहीं है। मीनिंग ये है कि H प्लस नहीं दिया, आप यही बोल सकते हैं ये H प्लस दिया ही नहीं, H प्लस देगा ही नहीं तो कहाँ से एसिड होगा, ये H प्लस दे दिया देखिए इसलिए एसिड है। तो सिंपल बता सकते हो कि H प्लस देता नहीं है, ये देता ही नहीं सॉल्यूशन में, इसलिए एसिड नहीं है, बस यही बोल दो, सिंपल। तो एसिड का सॉल्यूशन है ये। तो एसिड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, और ग्लूकोज के सॉल्यूशन में पास नहीं होगा। तो ओके स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि जो H प्लस प्रोवाइड करवाएगा वही एसिड होगा, जो नहीं करवाएगा वो एसिड नहीं होगा। और सिंपल सी बात है, जब H प्लस प्रोवाइड करवाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयन प्रोवाइड कराएगा, और आयन जब मोशन करेंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, और क्या। और जब आयन ही प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जब आयन प्रोड्यूस होगा ही नहीं तो आयन मोशन भी नहीं करेंगे, हम मोशन नहीं करेंगे तो कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा। तो मिला जुला के स्टूडेंट ये पूरी बात हम बता दिए, और एक आपको क्वेश्चन भी दिए थे, और उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। एक रिएक्शन दिए थे नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ। तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करो एक नई जुनून के साथ, क्योंकि देखिए आपको हम केमिकल प्रॉपर्टीज या बेस पढ़ा चुके हैं, इसमें आपका पीएच बचा हुआ है, और इसके बाद हम सीधे साल्ट पर आएंगे। तो वास्तव में देखिए एक समय ऐसा है, दौर ऐसा है कि बहुत बच्चे इसमें ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो आप भी पढ़ाई कीजिए और बहुत इसका शानदार पर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस इसमें बहुत चल रहे हैं, और आप रेगुलर रहिए। कुछ बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं, तभी वो कमेंट कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की आवश्यकता है, और सारे लोग जुड़िए। और ऐसा देखा गया कि कुछ बच्चे जैसे असफल हो जाते हैं, उनको जब वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उनके अंदर हीन भावना आ जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने अंदर हीन भावना को हटाइए और आप हमेशा सफलता का ही रास्ता चुनिए। देखिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, क्योंकि जो सत्य होता है वो शुरू में हारता ज़रूर है, लेकिन जीत सत्य की होती है, आपको पता है। इसलिए आप नर्वस मत होइए, ये मत सोचिए कि आपके पास नेट नहीं, अगर आपके पास नेट पैक नहीं तो उसको भरवाइए, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट वीडियो सब है। तो आप देखिए कितना आपके लिए अच्छा मौका है कि सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। और एक एक कंटेंट आपको हम देंगे, कोई भी चीज़ आपसे नहीं छूटेगा, A to Z आपको मिलेगा। बशर्ते आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और एक जुनून के साथ लगिए, और बहुत अच्छा होगा। इस मान को चलिए, और याद रखिएगा कि चढ़ते हुए सूरज की आराधना पूरा संसार करता है, तो आप भी एक उगता हुआ सूरज बनिए, अपने आप में परिवर्तन लाइए, और एक नया संकल्प के साथ, इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि संकल्प की धारा हमेशा साहस की गंगा से निकलती है। तो जो आप संकल्प रखते हैं उसमें साहस भी होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। ये नहीं कि संकल्प ले लिया और कुछ कर नहीं पाए। तो उसके लिए आपको जो प्रतिज्ञा करते हैं, जो प्रण लेते हैं, उसमें एक साहस होना चाहिए, क्योंकि जितने भी कार्य दुनिया में किए गए हैं वो सुविधा और साधन के बल पर नहीं किए गए, वो साहस के बल पर किए गए हैं। आपको पता है, चाहे वो एवरेस्ट की ऊंचाई हो या एडिसन का वो एक्सपेरिमेंट किया गया हो। आपको पता होगा कि एडिसन ने हज़ारों एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी उसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट करने में सफल नहीं हो पाया था। एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी उसने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या ऐसे उसके अंदर थी जो कि वो 1000 एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी उसके अंदर हीन भावना नहीं आई, फिर भी वो लगा रहा, क्योंकि उसके अंदर एक पैशन था, काम करने का जुनून था। अब दोबारा उसने काम किया और सफल हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक बार हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी समाप्त हो गई है। ज़िंदगी आप जी सकते हैं, फिर से शुरुआत कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। उसके कई तरीके हैं, कई आयाम हैं, बस
बशर्ते आपको अपनी नज़रिया बदलनी पड़ेगी। नज़रिया बदलनी पड़ेगी। डॉक्टर आपके नज़र का इलाज कर सकता है, डॉक्टर के पास जाओगे तो आपकी जो आँख है, जो नज़र है, उसकी इलाज कर सकता है, लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं कर सकता है। नज़रिया तो खुद बदलना पड़ेगा आपको, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो चीज़ आपको टफ लग रहा है उसको सोचो कि नहीं बहुत आसान है, बहुत ईजी है, तो देखना एक समय के बाद ये बहुत चीज़ ईजी हो जाएगी, क्योंकि आप जैसा विचार लाते हैं वैसा बन जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसके प्रति वैसा ही काम करने लगता है। अगर आप सोच ली कि आसान है तो आसान हो जाता है। इंटरेस्ट जो चीज़ है वो लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो चीज़ अगर आ जाती है तो समझ लीजिए कि जो परिवर्तन होता है इतना सकारात्मक होता है और इतना असाधारण होता है कि आपको विश्वास नहीं होता कि हम इतना कैसे बदल गए। बशर्ते आपको थोड़ा सा उस पर कदम रखने पड़ेंगे, तब जाकर देखेंगे कि आप बदल गए हैं। ज़रूर ठोकर लगेगी थोड़ा सा, लेकिन उस ठोकर को बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि ठोकरें जब लगती हैं तभी इंसान को चलना आता है कि नहीं कैसे हमें करना है, क्या फॉरवर्ड कैसे हमें आगे जाना है लाइफ में। तो ओके स्टूडेंट, मैं यही बोलूँगा कि एक नई इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़िए और देखिएगा कि जो आपका सफलता है, जो सक्सेस है, ज़रूर आपको सलाम करेगी। वो दौड़ते हुए खुद आपके चरणों में आएगी और झुककर आपको प्रणाम करेगी, बशर्ते आपके अंदर जो परिश्रम है, क्योंकि आप जानते हैं कि परिश्रम और आत्मविश्वास के वृक्ष पर हमेशा सफलता के फल आते हैं। इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबॉडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। अगर आप अपनी सहायता नहीं कर सकते हैं तो याद रखिए कोई भी दुनिया में आपकी सहायता नहीं कर सकता। खुद को आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, अपने आप में खुद को, अपने पंखों को बड़ा करना पड़ेगा और बड़ी उड़ान भरनी पड़ेगी आपको, तब जाकर अपने सपनों को आप जिंदा दिल कर सकते हैं, एक नए आयाम को पा सकते हैं। तो क्या स्टूडेंट, मुझे लगा कि आप कुछ कर पाएंगे और मैंने कुछ जो बातें बताई हैं उसको अंदर उतारिए, इसको निकाल मत दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन की जो सोच होती है वो दिल पर जाकर टैक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब लगती है तो आदमी इतिहास बना देता है। यहाँ से लग कर इसको बाहर मत निकाल दीजिए, इन बातों को गहराई से लीजिए। अभी ये जो आपका समय चल रहा है क्लास 10 तो वो दौर होता है, क्योंकि यहीं से बच्चों का अपनी ज़िंदगी का पहला पड़ाव पास करते हैं, पहले एग्जामिनेशन देते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप अच्छा कर देते हैं 10th में तो आपका जो IQ लेवल होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, इतना वो हाई हो जाता है कि अगला जो 11th 12th होता है क्लास आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको ऐसे मत गंवाइए। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए सजेस्ट करना चाहता हूं कि इस समय का आप यूज कीजिए, क्योंकि समय को लोग देखते हैं कि समय इतना कीमती है कि आप वेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ ही लोग, जितने लोग महान हुए हैं उनको 24 आवर्स ही मिले हैं एक दिन में। उनके लिए भगवान ने, कुदरत ने 1 घंटा भी अधिक नहीं बनाया, उनके लिए भी एक दिन में 24 घंटे ही मिले। तो वो कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन गए, कैसे एडिसन बन गए, कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन बन गए? तो आखिर क्या हुआ? उनको भी इतने आवर्स मिले क्योंकि उनका तरीका अलग था, उनकी नज़रिया अलग थी, उनका सब कुछ सिस्टमेटिक टाइम टेबल अलग था। तो वैसे लोगों में आइए। 24 आवर्स आपके लिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें ही इतिहास बनता है। 1 मिनट भी किसी को अधिक नहीं मिला, तो आप असफल क्यों हैं? आप कैसे, आपके अंदर से विचार आ गए? तो इन लोगों को फॉलो कीजिए, आपके अंदर देखिए सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और मेरे साथ जुड़ जाइए, देखिए कि आपके अंदर कैसे परिवर्तन आता है। जो मैं वीडियो डालता हूँ, जो मैं बातें बताता हूँ, समझ लीजिए अगर वो उनको आप उतारते हैं तो जीवन में आप नंबर 1 बन सकते हैं, आप लेजेंड बन सकते हैं, आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।